हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोटरी इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। मेनली दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इंटरसेक्शन एट ग्रेड एंड सेपरेट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके पहले हम देखा था इंटरसेक्शन एट ग्रेड के बारे में पढ़ा था। इंटरसेक्शन एट ग्रेड के बहुत सारे फॉर्मेशन थे, जैसे टी टाइप इंटरसेक्शन, ठीक है, आपका स्टैगर टाइप इंटरसेक्शन। इस टाइप का बहुत सारे टाइप का हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में देखा था। किस किस टाइप से हम लोग रोड में इंटरसेक्शन बना सकते हैं, मतलब दो तीन रोड को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं अगर वो रोड सेम लेवल पे आ रहा होगा तो। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको दो तरह के इंटरसेक्शन और बताया था। इसी के अंतर्गत आपका इंटरसेक्शन एट ग्रेड के अंतर्गत हमने दो इंटरसेक्शन के बारे में और पढ़ा था। वो था आपका चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन और अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन में किसी भी प्रकार का आइलैंड नहीं हुआ करता था, जिससे कि वहां पे एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती थी। लेकिन चैनलाइज्ड आइसलैंड में हम लोग क्या बनाते थे? चौक चौक पे आपका आइलैंड बना देते थे। ठीक है, आइलैंड मतलब एक प्रकार का डिवाइडर ही होता है। तो डिवाइडर को हम लोग बना देते थे अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल है, सही तरीके से वहाँ पे गाइड हो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? मेनली चैनलाइज आइसलैंड, चैनलाइज आपका इंटरसेक्शन में आपके जो व्हीकल है उनको गाइड कर रहे हैं। अगर आपको लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट साइड डिवाइडर के लेफ्ट साइड चले जाओ, वहाँ से आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे इंटरसेक्शन ग्रेड का ही प्रकार में आता है। एक और चीज़ आता है क्या? रोटरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो रोटरी इंटरसेक्शन क्या होता है? अभी तक हमने जितने भी इंटरसेक्शन पढ़े हैं उसमें एक या दो या तीन रोड ही आ रहे थे, लेकिन एक साथ चार रोड आ सकते हैं, पांच रोड आ सकते हैं, जो एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। तो वहां पे एक हमको बड़ा सा चौक बनाना पड़ता है, जिससे कि अपन एक रोटरी इंटरसेक्शन के बाद रोटरी इंटरसेक्शन टाइप हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये चौराहा भी हो सकता है, या पांच रोड आ रहे हैं तो भी अपन इसको बना सकते हैं, छह रोड आ रहा है तब भी हम लोग रोटरी इंटरसेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, जो रोटरी इंटरसेक्शन अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये चैनलाइज्ड रोटरी इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये चैनलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे बीच बीच में डिवाइडर बने हुए हैं आपका गाइड करने के लिए। वहां पे हम लोग बहुत सारा आइलैंड बनाया गया है, जिससे कि आपके जितने भी व्हीकल हैं सही तरीके से गाइड हो। तो रोटरी इंटरसेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे किसी भी व्हीकल को रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का आपका सिग्नल नहीं होता है। सारी गाड़ियाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूवमेंट करती हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे के सारे ट्रैफिक सही तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसका कि यहाँ पे गाड़ियों को रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। जो जितनी भी गाड़ियां आएंगी यहाँ पे सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही मूव करेंगे। ठीक है, आप चौक वक्त तो जा ही चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, तो आपको पता है कि मेन मेन बड़े बड़े शहरों में कैसे अपन ट्रैवल करते हैं अगर वहाँ पे सिग्नल नहीं होगा तो। ठीक है, तो ऐसा जो आपको दिख रहा है, ये अभी नया रायपुर में बहुत सारा ऐसा बना हुआ है अच्छे अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर इस चीज़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। तो इसका आगे से कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आपको उसको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है और क्या क्या अभी जो मैंने को बताया वो कैसे कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटरी इंटरसेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको अपन देखते हैं कि करके अच्छे तरीके से। तो रोटरी इंटरसेक्शन क्या होता है? रोटरी इंटरसेक्शन और ट्रैफिक रोटरी इज इन लार्ज रोड इंटरसेक्शन वेयर ऑल द कन्वर्जिंग व्हीकल आर फोर्स्ड टू मूव अराउंड अ लार्ज सेंट्रल आइसलैंड। ठीक है, एक बीच में हम लोग एक आइसलैंड बना देते हैं या तो आइलैंड बना देते हैं, उस बीच के मुताबिक ही आपका जितने भी व्हीकल है सब वहां पे मूवमेंट करेंगे। कौन सा डायरेक्शन पे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि रोटरी इंटरसेक्शन में किस प्रकार का डायरेक्शन पे मूवमेंट होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होता है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब गाड़ी अगर मुड़ रही है तो क्लॉकवाइज ही मुड़ेगी, यही सही है। ठीक है, इस प्रकार से आपका वो क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं मुड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मुड़ता है ये। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि रोटरी इंटरसेक्शन पे कैसा मूवमेंट होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है बिफोर दे कैन वीव आउट ऑफ ट्रैफिक फ्लो इनटू द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रोटेटिंग फ्रॉम द आइस सेंट्रल आइलैंड। ठीक है, तो ये इसका सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका? यहाँ पे गाड़ियों को रुकने की आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, किसी भी प्रकार के यहाँ पे रुकने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनकी भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती। सारी गाड़ी ऑटोमेटिक ही अपने आप मतलब अपने सही तरीके से आइलैंड के थ्रू, आइसलैंड के थ्रू सही तरीके से मूवमेंट करते हैं, और बाहर जहाँ से वो घुस रहे हैं फिर आगे भी वो किसी भी रोड पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसका आपको एक बहुत बड़े एग्जाम्पल दूंगा। अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, जो हमारा नया रायपुर है, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल बना हुआ है। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे अपन देखेंगे द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ रोटरी आर एलिमेंट द नेसेसिटी ऑफ स्टॉपिंग इवन फॉर क्रॉसिंग स्ट्रीम ऑफ व्हीकल। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका रोटरी इंटरसेक्शन पे स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाड़ी को। जैसे कि बहुत सारे आप चौक में ट्रैवल किए हैं, चौक वॉक देखें, तो वहाँ पे सिग्नल लगा हुआ रहता है, सिग्नल के अकॉर्डिंग ही गाड़ियों का वहाँ पे मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे रोटरी इंटरसेक्शन में
यहाँ पे किसी भी गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं होती है, मस्त आइलैंड बना हुआ है, आइसलैंड बना हुआ है, उसके सहारे बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी का मूवमेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, किसी भी गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रोटरी इंटरसेक्शन। जैसे कि डायग्राम में थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं इसको। जैसे कि अगर एक व्हीकल यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसको जाना है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, इसको जाना है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, तो वह कैसे जा सकता है बिना रुके, यहाँ पे सिग्नल वगैरह लगा नहीं रहता, तो ये कैसा गाड़ी का मूवमेंट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, वो इस प्रकार से जाएगा ऐसा से करके, ठीक है, और यहाँ से वो बाहर की तरफ जा सकता है। तो इस प्रकार से गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। वैसे ही अगर और अपन समझना चाहें, जैसे कि यहाँ से जो गाड़ी आने वाली है उसको इस पोर्शन पे जाना है, ठीक है, इस वाले रोड से एग्जिट करना है, ठीक है, तो वो कैसे मूवमेंट करेगा, यहाँ पे भी इसको समझ सकते हैं। वो ऐसा आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा इस प्रकार से, इधर साथ में आ जाएंगे दोनों गाड़ी और यहाँ से वो लेफ्ट साइड मूवमेंट कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट होता है बिना किसी सिग्नल के द्वारा, बिना रुके वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बहुत अच्छा, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसी एक्चुअल में कैसा दिखता है ये, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो बढ़िया सा नया रायपुर में एक चौक ऐसे ही सेम टू सेम रोटरी इंटरसेक्शन बना हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे ये वाला इंटरसेक्शन ये है यहाँ पे, इसको मैं आपको सैटेलाइट मोड में दिखाता हूँ बाकी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये एक प्रकार के यहाँ पे रोटरी इंटरसेक्शन बना हुआ है नया रायपुर में। ठीक है, आप यहाँ जाके इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी सिग्नल नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको जिधर भी जाना है वो बहुत ही आसानी से मूवमेंट कर सकता है। बस कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिससे अपन हमको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि स्पीड कितना चाहिए व्हीकल को, जैसे कि चौक है यहाँ पे मोड़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही गाड़ियों को स्पीड नहीं रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्पीड लिमिट करना पड़ता है अपना, जैसे कि आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटे की पहले आप चला रहे होंगे तो उसको आपको 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे आपको स्लो ही वर्जन यहाँ पे स्लो ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, डिजाइन फैक्टर्स ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन है, उसको भी हम देखते हैं कैसे कैसे आपका रोटरी इंटरसेक्शन का डिजाइन फैक्टर है। ठीक है, डिज़ाइन फैक्टर ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो फैक्टर रहेगा वो आपका रहेगा स्पीड, उसके बाद रहेगा शेप ऑफ सेंट्रल आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ रोटरी रोडवे, वीविंग एंगल, वीविंग डिस्टेंस, विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे, रेडियस ऑफ एंट्रेंस, रेडियस ऑफ एग्जिट कर्व, चैनलाइज आइसलैंड, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, ग्रेड, लाइटिंग और साइंस। ये सब यहाँ पे बहुत से डिज़ाइन फैक्टर है जो कि हमको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रोटरी इंटरसेक्शन पे देना पड़ता है। जैसे कि एक नॉर्मल अपन समझ सकते हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, ठीक है, जैसे कि स्पीड हो गया, तो स्पीड डिपेंड करता है कि वो इंटरसेक्शन कहाँ पर है, और वो अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है, और डिपेंड करता है ये कि वहाँ का रेडियस कैसा है। ठीक है, जैसे कि आपका 30-40 जैसे अभी अपन देखेंगे तो ये सब डिपेंड करता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र की शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे गाड़ी को हमको ज़्यादा स्लो करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी। जो गाँव वाले क्षेत्र होंगे, जो आपका रूरल एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक कम होगा तो वहाँ पे गाड़ी को अपन थोड़ा स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और आपको चीज़ दिख रहा होगा, शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक है, शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड मतलब जैसे कि अभी आपको इसके ऊपर वाले डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसका जो शेप है ये इलिप्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है आपका, इलिप्टिकल के फॉर्म में, इलिप्टिकल है। ठीक है, आपका इलिप्स टाइप का है ये। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रोड मिल रहा है, 2 रोड मिल रहा है, 3 रोड मिल रहा है, चौथा है, फिर आपका लास्ट में 5वां। ठीक है, तो 5 रोड अगर मिलेंगे तो हमको वहाँ पे इलिप्स टाइप का, इलिप्स एलिप्टिकल फॉर्म में वहाँ पे हम लोग सेंट्रल आइसलैंड को दे सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइसलैंड को दे सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर 4 रोड आएगा, अगर आपका 4 रोड आ रहे हैं तो वहाँ पर अपन कैसा सेंट्रल आइसलैंड दे सकते हैं, सर्कुलर आइलैंड या आइसलैंड अपन दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितने रोड वहाँ पे मिलने वाले हैं, या यहाँ पे अगर 6 रोड होते, 7 रोड होते तो अलग अलग शेप का यहाँ पे अपन सेंट्रल आइसलैंड को दे सकते हैं। ठीक है, ये आसान भाषा बता रहा हूँ, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। वैसे ही आपका रेडियस ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन, जो रेडियस ऑफ एंट्रेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ एंट्रेंस मतलब गाड़ी जहाँ पे घुस रही है, जहाँ से एंट्री कर रही है, वहाँ पे जो मोड़ होता है वो एकदम प्रॉपर सही तरीके से आपका सर्कुलर पार्ट में होना चाहिए, सब कुछ रेडियस होना चाहिए। वैसे एग्जिट में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चैनलाइज आइसलैंड, जो भी हम लोग रोटरी इंटरसेक्शन बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं अपन, चैनलाइज मतलब वहाँ पे हम लोग आइलैंड दे रहे हैं, बहुत सारे आइसलैंड दे रहे हैं, डिवाइडर दे रहे हैं, ताकि हम लोग जो व्हीकल है उनको गाइड कर सकें। कैम्बर तो आपको पता ही होगा, कैम्बर क्या होता है, कैम्बर अपन प्रोवाइड करते हैं रोड पे ताकि आपका जो ड्रेनेज है सही तरीके से हो सके रोड में। ठीक है, पानी नहीं रुके इसलिए अपन कैम्बर देते हैं, मतलब एक स्मॉल हाइट देते हैं रोड में ताकि वहाँ पे पानी नहीं रुके। ठीक है, सुपर एलिवेशन, ग्रेड, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साइन हमको वहाँ पे देना है।
तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या करके डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टॉपिक है यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड, देखते हैं इसको। ठीक है, तो डिज़ाइन स्पीड में क्या लिखा हुआ है, अपन इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि डिज़ाइन स्पीड में ये लिखा हुआ है कि स्वाभाविक से बात ये है कि जब भी अपन किसी चौक चौराहे पे जाते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है ऑटोमेटिकली हम लोग अपने दिमाग के अनुसार, जो हमारा थ्योरी काम करता है दिमाग का, ब्रेन का, उसके अनुसार हम लोग गाड़ी को ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है वहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो हमारे दिमाग में रहता है, तो इसलिए अपन वहाँ पे गाड़ी को ऑटोमेटिकली स्लो कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, व्हीकल अप्रोचिंग इज इन इंटरसेक्शन एट ग्रेड हैव अ कंसिडरेबली स्लो डाउन देयर स्पीड व्हेन कंपेयर टू द डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात ये होती है, लेकिन इसको अपन अगर डिज़ाइन फैक्टर से जानना चाहेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो डिज़ाइन स्पीड होता है वो इंडिया में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपन जा सकते हैं, कहाँ, आपका रूरल रोड पे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है जो डिज़ाइन स्पीड है इंडिया में 40 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, कहाँ पे, रूरल एरिया में। और वहीं पे अगर आपका ये अर्बन एरिया होगा तो वहाँ पे अपन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अपन वहाँ पे मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि वहाँ पे अपन एक साइन बोर्ड लगा देंगे, साइन बोर्ड में लिख देंगे कि वहाँ पे जो मिनिमम स्पीड होगा वो कितना होना चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर। किसके लिए, आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए या आपका रूरल क्षेत्र के लिए, या अपन जो सिटी वाले एरिया होंगे वहाँ पर अपन क्या करेंगे, वहाँ पे एक साइन लगा देंगे कि जो मिनिमम स्पीड रहेगा कितना रहेगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सब अपन यहाँ पे कर सकते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिज़ाइन स्पीड। उसके बाद यहाँ पे है चीज़ है शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड। शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड में जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर 5 रोड आ रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे इलिप्टिकल टाइप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर वहाँ पे आपका 4 रोड आएंगे, 4 रोड एक साथ मिलेंगे तो वहाँ पे अपन सर्कुलर टाइप का वहाँ पे सेंट्रल आइसलैंड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम थ्रू यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि भी आपको यहाँ पे पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला डायग्राम लिखा है सर्कुलर टाइप, अगर 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 यहाँ पे 4 रोड साथ में मिल रहे हैं तो अपन वहाँ पे सर्कुलर टाइप सेंट्रल आइसलैंड दे सकते हैं। 5 रोड, 6 रोड, 7 रोड अगर मिलता है तो वहाँ पे अपन कैसा दे सकते हैं, इलिप्टिकल टाइप का सेंट्रल आइसलैंड दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ही और भी यहाँ पे सिस्टम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टर्बाइन शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड। ठीक है, ये क्या है, टर्बाइन शेप में, जैसे कि 4 रोड अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग एंगल पे अगर एक जगह मीट कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन किस टाइप का सेंट्रल आइसलैंड देते हैं, टर्बाइन शेप सेंट्रल आइसलैंड देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 से 5 रोड और मिल जाते हैं तो यहाँ पे अपन किस टाइप का और दे सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अगर रोड मिल रहा है तो वहाँ पे अपन और किस टाइप का सेंट्रल आइसलैंड दे सकते हैं, टेंजेंट टाइप सेंट्रल आइसलैंड। ये किस टाइप का टाइप है, टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये टर्बाइन है, टर्बाइन शेप, जैसे कि उसका आपको जो शेप दिख रहा होगा वो टर्बाइन का ब्लेड के अनुसार है। ऊपर वाला सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर, और सबसे ये साइड वाला वो कौन सा फॉर्म है, इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल टाइप आपका यहाँ पे सेंट्रल आइसलैंड अपन दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कितने प्रकार के वहाँ पे रोड, कितने सारे रोड मिल रहे हैं, किस डायरेक्शन पे मिल रहे हैं, कैसे वहाँ पे किस एंगल पे मिल रहे हैं, तो ये सब वहाँ पे मैटर करता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली अगर आपको एग्जाम में आता क्वेश्चन तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, सर्कुलर टाइप, इलिप्टिकल टाइप, टर्बाइन टाइप और टेंजेंट टाइप। ठीक है, तो ये है आपका शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिज़ाइन फैक्टर है वो है रेडियस ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक तो आपको पता होगा, जैसे कि, ठीक है, तो रेडियस ऑफ आपको रोटरी रोडवे निकालना है या रेडियस ऑफ सेंट्रल आइसलैंड निकालना है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है ये। जैसे कि अगर आप सुपर एलिवेशन पढ़े होंगे तो सुपर एलिवेशन में एक हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127R। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, सुपर एलिवेशन के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127R। तो जो रोटरी इंटरसेक्शन होता है, जो चौक चौराहे होते हैं, वहाँ पे हम एडिक्वेट सुपर एलिवेशन देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग रोटरी इंटरसेक्शन देते हैं वो एक फ्लैट रोड होता है, वहाँ पे हमको सुपर एलिवेशन की देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो सुपर एलिवेशन है इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनता है तो क्या बन जाता है यहाँ पे, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127F। तो ये जो इक्वेशन है कहाँ से आता है, आपका सुपर एलिवेशन वाले इक्वेशन से आता है। ठीक है, सुपर एलिवेशन वाले इक्वेशन से आता है। तो यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन E है वो यहाँ पे देने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी प्रकार के यहाँ पे आपका सुपर एलिवेशन देना उचित नहीं होता है। मतलब वहाँ पे आपका जो रोड होता है वो फ्लैट ही होता है। ठीक है, मिनिमम हम ग्रेडियंट देते हैं जिसे अपन कैम्बर बोलते हैं फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पानी अगर आपका
रोटरी इंटरसेक्शन में चौक चौराहे पे पानी ना रुके इसलिए अपन मिनिमम ग्रेडियंट देंगे, जिसे अपन कैम्बर बोल देंगे। ठीक है, कैम्बर आगे है डिज़ाइन फैक्टर, उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो चीज़ है यहाँ पे वो होगा रेडियस तक हमको निकालना है। वी फॉर स्पीड होता है, क्या होता है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। एफ फॉर फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, आपका जो रेडियस ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन है वो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे तरीके से कि एडिक्वेट सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द रोटरी रोड्स, हेंस इट इज सेफर टू नेग्लेक्ट द सुपर एलिवेशन एंड टेक फ्रिक्शन फैक्टर्स ओनली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो IRC होता है, इंडियन रोड कांग्रेस, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया है कि किस किस बेसिस पे कितने स्पीड पे हमको कितना फ्रिक्शन फैक्टर देना चाहिए और कितने किलोमीटर प्रति घंटे के लिए कितना रेडियस हमको वहाँ पे एग्जैक्ट देना चाहिए, ये हमारा एक IRC दे चुका है। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू है 0.43 फॉर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 0.47 फॉर 30 किलोमीटर पर आवर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। किसकी वैल्यू है, ये फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और चीज़ अपन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20 से 35 मीटर का अपन रेडियस ले सकते हैं फॉर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 15 टू 25 मीटर का हम लोग रेडियस ले सकते हैं रोटरी इंटरसेक्शन के लिए। तो कितने स्पीड पे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू ले सकते हैं। तो कुछ कुछ वैल्यू है जो कि आपका IRC यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रेडियस ऑफ रोटरी रोडवे, या इसे अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंट्रल आइसलैंड भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जो नेक्स्ट आपका डिजाइन फैक्टर है वो है यहाँ पे वीविंग एंगल और वीविंग डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीविंग एंगल ही क्या होता है और वीविंग डिस्टेंस क्या चीज़ है, इसको अपन एक बार डिटेल में समझते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि वीविंग एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे, जैसे कि एक जो व्हीकल है इस पोर्शन से आ रहा होगा, एक व्हीकल इस पोर्शन से आ रहा है और जो दूसरा व्हीकल है वो इस पोर्शन से आ रहा होगा। ठीक है, तो जो रेड वाले पोर्शन से जो व्हीकल आएगा वो उसको इधर जाना है, इस वाले पोर्शन पे जाना है। ठीक है, किस वाले पोर्शन पे जाना है, इस वाले रोड पे जाना है। मैं डायग्राम बना देता हूँ अच्छे तरीके से, उसको इस वाले पोर्शन पे जाना है। और जो ये आपका जो पिंक वाला व्हीकल है उससे वो उसको किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन समझ गया। जो रेड व्हीकल है उसको इस साइड जाना है और जो आपका पिंक व्हीकल है उसको उस साइड जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू एरो के साथ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अभी पहले आपको रेड वाला बना के उसका डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, मतलब उसका रूट क्या होगा, रूट बता रहा हूँ ना आपको। जब आपका व्हीकल ट्रेवल करेगा तो कौन से रूट से वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, कैसे जाएगा। तो ये व्हीकल यहाँ से आएगा इस प्रकार से, यहाँ से होते हुए वो ऐसे इधर जाएगा। ठीक है, तो एक रूट इसका ये हो गया। और जो पिंक वाली व्हीकल है उसको रूट अपन बना देते हैं, वो यहाँ से आएगा और सीधा होते हुए वो इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना समझ गया आप यहाँ तक का क्या हो रहा है, कैसा रूट बन रहा है। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इसी एंगल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका वीविंग एंगल बोलते हैं। यही एंगल क्या होता है, वीविंग एंगल बोलते हैं। मतलब एक व्हीकल एंट्री से एग्जिट किसी अदर रोड पे और दूसरा व्हीकल एंट्री टू एग्जिट किसी अलग रोड पे जा रहा है, तो इनके बीच जो एक एंगल बनेगा रास्ते में उसे अपन क्या बोलेंगे, वीविंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, और जो एक यहाँ पे एक टॉपिक था, एक और वीविंग डिस्टेंस था। तो वीविंग डिस्टेंस क्या होता है, इन दो बीच सेंट्रल जो आपका आइलैंड है, आइसलैंड बनाया है जहाँ पे अपन गाइड करने के लिए डिवाइडर या आइलैंड बना है, इनके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब वीविंग एंगल जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे वो खत्म हो रहा है उसी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वीविंग डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीविंग लेंथ या वीविंग डिस्टेंस, वही चीज़ है। ठीक है, वीविंग लेंथ या वीविंग डिस्टेंस, और आपका ये कौन सा एंगल है, ये वीविंग एंगल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर है, वीविंग एंगल क्या होता है और वीविंग डिस्टेंस क्या होता है, क्लियर है। मतलब जो रूट के बीच, दो व्हीकल के रूट के बीच कोई ऐसा एंगल बनेगा रोटरी इंटरसेक्शन पे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वीविंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, और यहीं पे क्या बताया जा रहा था कि जो वीविंग एंगल बनने के लिए जहाँ से व्हीकल निकल रहा है और जहाँ से व्हीकल एग्जिट कर रहा है, उस जो डिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे उसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, वीविंग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यही चीज़ बस लिखा हुआ है यहाँ पे और पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, इसका जैसे कि मैंने आपको हिंदी में समझाया है उसको इंग्लिश में अपन कैसे पढ़ेंगे, देखते हैं। जो वीविंग एंगल है, द एंगल बिटवीन द पाथ ऑफ अ व्हीकल एंटरिंग द रोटरी एंड दैट अनदर व्हीकल लिविंग द रोटरी एट एडजेसेंट रोड, देन द क्रॉसिंग पाथ ऑफ द फॉर्मर टर्म एज अ
वीविंग एंगल, मतलब कोई सी व्हीकल किसी रोटरी इंटरसेक्शन पे एंट्री कर रही होगी और कोई सा अनदर व्हीकल उसी रोटरी सेक्शन पे वो कोई एग्जिट कर रहा होगा, तो इनके पाथ का जो बीच में एक जहाँ पे ये मीट कर सकते हैं वहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, वीविंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया वीविंग एंगल के बारे में। वैसे ही आपका वीविंग डिस्टेंस है, वीविंग मतलब जहाँ से गाड़ी एंट्री किए है और जहाँ से गाड़ी एग्जिट कर रहा है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, वीविंग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वीविंग एंगल और वीविंग डिस्टेंस हो गया। इसका भी कुछ कुछ वैल्यू है, जैसे कि जो वीविंग लेंथ होता है वो 40 to 90 मीटर होता है, किसके लिए, 40 किलोमीटर पर आवर के लिए। और आपका जो 30 to 60 मीटर होता है, वीविंग लेंथ की बात कर रहे हैं, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए अपन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो 45 से 90 मीटर का वीविंग डिस्टेंस दे सकते हैं हम लोग किसके लिए, जहाँ पे गाड़ी का जो स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर होगा, और 30 to 60 मीटर अपन वीविंग डिस्टेंस दे सकते हैं या वीविंग लेंथ दे सकते हैं जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीविंग लेंथ और वीविंग एंगल। ठीक है, इसके बाद है विड्थ ऑफ कैरिज वे और एट एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विड्थ ऑफ कैरिज वे एंड एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपको पता है कैरिज वे क्या होता है तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और कैरिज वे ही नहीं पता तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। तो कैरिज वे क्या होता है समझना यहाँ पे बात को। कैरिज वे जैसे कि यहाँ पे आप समझेंगे, ठीक है, ये आपका रोड का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस प्रकार से ये रोड है। ठीक है, ये आपका रोड है, बगल में क्या होता है, इसके शोल्डर लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से ये शोल्डर लगा हुआ रहता है रोड के बगल में, शोल्डर। ठीक है, एक्स्ट्रा विड्थ दिया जाता है पार्किंग वार्किंग के लिए, या आपका यहाँ पे अपन क्यों देते हैं शोल्डर, कि कोई सी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको वहाँ पे अपन रखने की मतलब वहाँ पे पार्किंग करने की सुविधा हो सकती है शोल्डर के लिए। ठीक है, या अपन जब भी अपन क्रॉस करते हैं किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तब भी आपका ये शोल्डर काम आता है। तो ये जो रोड का जो विड्थ है उससे ही हम क्या बोलते हैं, कैरिज वे बोलते हैं। यही कि आपका कैरिज वे है, मतलब जो पेमेंट होता है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिज वे बोलते हैं। ठीक है, कैरिज वे इसे बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जो रोड होता है, ये जो पेमेंट आप करते हैं वही क्या है, कैरिज वे है। अब यही कैरिज वे सिंगल लेन हो सकता है, डबल लेन हो सकता है, ट्रिपल लेन हो सकता है, 4 लेन हो सकता है, या ड्यूल कैरिज वे हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो मैंने बनाया है, वो सिंगल कैरिज वे है, एक ही कैरिज वे है। लेकिन अगर यहीं पे एक डिवाइडर आ जाता, यहीं पे क्या आ जाता है, एक डिवाइडर आ जाता है, जैसे कि एक डिवाइडर बना देते हैं अपन, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक डिवाइडर बना दिया है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूल कैरिज वे, डबल कैरिज वे अपन इसको बोलेंगे, क्योंकि जो पेमेंट यहाँ पे दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है, दो भाग में आपके यहाँ पे पेमेंट बटा हुआ है, किसके थ्रू, डिवाइडर के थ्रू। यहाँ पे क्या कितना कैरिज वे होगा, ड्यूल कैरिज वे होगा। ठीक है, और इससे बताता हूँ थोड़ा डायग्राम से समझ के। ठीक है, तो इस डायग्राम में समझेंगे अपन, जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम है वो किस टाइप का कैरिज वे, कितने कैरिज वे है इसमें, सिंगल कैरिज वे है। कैसा कैरिज वे, सिंगल। ठीक है, सिंगल कैरिज वे है, सिंगल कैरिज वे है। ठीक है, और इसमें कितने लेन है, एक लेन है और ये दूसरा लेन है, पहला लेन और दूसरा लेन। सिंगल कैरिज वे 2 लेन रोड है। कैसा रोड है ये, सिंगल कैरिज वे 2 लेन रोड। उसके बाद जो नीचे वाला है पार्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे 3 लेन्स है, 1 2 3, और यहाँ पे भी क्या है, एक सिंगल कैरिज वे ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सिंगल कैरिज वे विथ 3 लेन रोड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं इस डायग्राम पे, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल कैरिज वे ही है। ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये डिवाइडर नहीं है, बस ये डबल लाइनिंग है। ठीक है, डबल लाइनिंग अपन दे दिए है ऐसे नॉर्मली, ये आपका डिवाइडर नहीं है। डिवाइडर कैसा होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अपन कैसे देख रहे हैं, सिंगल कैरिज वे विथ 4 लेन रोड, 1 2 3 4 लेन रोड। तो ये भी सिंगल कैरिज वे 4 लेन रोड है। इसके बाद जो ये लास्ट वाला रोड है, इसके बीच में आपका डिवाइडर बना हुआ है, इसका नाम क्या होगा, ड्यूल कैरिज वे। इसका नाम होगा क्या, ड्यूल, ड्यूल कैरिज वे। ठीक है, ड्यूल कैरिज वे। ठीक है, तो ये है आपका ड्यूल कैरिज वे विथ 2 लेन ईच, ड्यूल कैरिज वे विथ 2 लेन ईच। ठीक है, तो ये ऐसा अपन नेमिंग कर सकते हैं। तो पहले वाला का नाम था सिंगल, पहले वाला नाम था क्या क्या, सिंगल कैरिज वे विथ 2 लेन रोड। दूसरे का नाम था सिंगल कैरिज वे विथ 3 लेन रोड। तीसरे का नाम था सिंगल कैरिज वे विथ 4 लेन रोड। और जो लास्ट वाला था ड्यूल कैरिज वे विथ 2 लेन ईच। ठीक है, तो ऐसा अपन इसको नेमिंग दे सकते हैं। इसके बाद तो ये हो गया आपका, तो वही है विड्थ आप यहाँ पे कैरिज वे बता रहे हैं, मतलब रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए एट एंट्रेंस पॉइंट पे और एक एग्जिट पॉइंट पे कितना विड्थ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं हम लोग कहाँ पे, टर्निंग पे। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लेयर।
ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते थे, फ्लेयर बोलते थे। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था फ्लेयर किसको बोलते थे। ठीक है, अपन क्या करते थे, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते थे रोड के इंटरसेक्शन पे। इस जैसे कि ये आपका एक रोड है, इस रोड के टर्निंग पॉइंट पे हम लोग क्या देते थे, एक्स्ट्रा विड्थ देते थे, जिसे अपन क्या बोलते थे, फ्लेयर्ड बोलते थे। तो वो भी हम लोग यहाँ पे आपका रोटरी इंटरसेक्शन में अपन इस पॉइंट को भी अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो विड्थ ऑफ कैरिज में भी यहाँ पे आईआरसी हमको दे दिया रहता है कि एंट्री पॉइंट पे कितना हमको विड्थ देना है रोड का, और एग्जिट पॉइंट पे कितना विड्थ हमको देना है। ये भी डिपेंड करता है कि वो रूरल एरिया है कि अर्बन एरिया है, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो अपन ज़्यादा आपका विड्थ देंगे, कम होगा तो कम विड्थ अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एंट्री एंड एग्जिट क्या है, मतलब रोड की चौड़ाई ही होती है क्या, कहाँ पे एंट्री पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट पे अपन अपन विड्थ मतलब कितना हमको रोड का विड्थ देना है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं डिपेंड अपॉन ट्रैफिक। ठीक है, इसके बाद आपका विड्थ ऑफ रोटरी रोड वे। विड्थ ऑफ ऊपर क्या था, कैरिज वे था, मतलब आपका जो एंट्री पॉइंट में जो रोड की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, और एग्जिट पॉइंट पे रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए। लेकिन विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे, रोटरी रोडवे मतलब जो बीच में सेंट्रल आइसलैंड होता है उसके बगल में जो रोड बना हुआ रहता है, ठीक है, ये जो रोड बना हुआ है यहाँ पे, इसका विड्थ कितना देना है हमको। ठीक है, तो ये होगा आपका विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे के बारे में अपन आपको बता रहे हैं। तो इसका विड्थ निकालने के लिए यहाँ पे अपन आपको एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे निकालने के लिए फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार है, W इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.5। ये IRC द्वारा रिकमेंडेड आपका फॉर्मूला है किसके लिए, विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक E1 दिख रहा होगा, E1 क्या है और E2 क्या है। ठीक है, तो E1 और E2 क्या होता है, ठीक है, जो E1 और E2 है ये क्या चीज़ है, विड्थ ऑफ कैरिज वे, विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एंट्री E1, विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एग्जिट E2। ठीक है, समझ गए, विड्थ ऑफ कैरिज वे। आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से, जो E1 है, E1 क्या है, विड्थ ऑफ कैरिज वे, विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एंट्री। ठीक है, एट एंट्री। और जो E2 होता है वो विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एग्जिट। ठीक है, तो ये विड्थ ही है E1 E2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.5। तो इस फॉर्मूले को अपन रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो हमारा विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे आ जाएगा। मतलब विड्थ ऑफ जो रोटरी है, मतलब जो चौक के आजू बाजू जो रोड की चौड़ाई होगी वो किस पे डिपेंडेड है, जो एंट्री पे जो जितना अपन चौड़ाई देने वाले हैं और एग्जिट जितना चौड़ाई देने हैं इस चीज़ पे ये डिपेंडेड रहता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रोड के विड्थ के अनुसार। इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, रोड का जो आपका जो रोड बनेगा रोटरी इंटरसेक्शन पे उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व। आपका एंट्रेंस और एग्जिट कर्व कैसा कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, एंट्री एंड एग्जिट कर्व इसको भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कैपेसिटी ऑफ रोटरी। कैपेसिटी ऑफ रोटरी मतलब कैपेसिटी ऑफ रोटरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, 280W प्लस 1 प्लस E बाई डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 माइनस पी बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। तो ये कैपेसिटी ऑफ रोटरी होता ही क्या है, कैपेसिटी ऑफ रोटरी मतलब हमारे रोटरी इंटरसेक्शन पे कितना ट्रैफिक आ सकता है मैक्सिमम या मिनिमम, वहाँ पे कितना ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है, तो मिनिमम कैपेसिटी अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं, मिनिमम ट्रैफिक हमारा जो हमारा रोटरी इंटरसेक्शन पे कितना आ सकता है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है, बस यहाँ पे फॉर्मूला में आपको पुट कर रहे हैं, वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कैसे पुट करते हैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या क्या लिखा हुआ है टर्म्स उसको अपन एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पहला पार्ट लिखा है यहाँ पे QP। QP क्या है, आपका कैपेसिटी ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन है QP। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको W दिख रहा होगा। ठीक है, W दिख रहा है W, तो W क्या होता है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन मतलब जहाँ पे आपका वीविंग एंगल बन रहा था या वीविंग डिस्टेंस बन रहा था वहाँ पे रोड की विड्थ कितनी है वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद E E मतलब अभी हमने देखा था E1 और E2। ठीक है, E1 देखे थे और क्या अपन देखे थे, E2 देखे थे। तो E क्या है, E1 और E2 का एवरेज ही क्या है, E है, मतलब विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एंट्री पॉइंट और विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एग्जिट पॉइंट का एवरेज है E। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री E1 और एवरेज विड्थ ऑफ नॉन इंटरसेक्शन E2 फॉर द रेंज। ठीक है, इसकी वैल्यू लगभग 0.4 टू 1.0 होता है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो E समझ गए, W क्या है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, E क्या है, एवरेज विड्थ है कैरिज वे का एट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के का एवरेज E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, E कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ई निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पी। पी क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक। पी फॉर क्या है, प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक। ये अपन कैसे निकालते हैं यहाँ पे दिखते हैं, प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक। पी हो गया, बाकी तो समझ चुके हैं। एल है यहाँ पे लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, अपना वही वीविंग डिस्टेंस ही एल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन एक फैक्टर है प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक। तो वीविंग ट्रैफिक निकालने के लिए, प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक निकालने का फॉर्मूला है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला है। ये भी एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कैपेसिटी ऑफ रोटरी सेक्शन में जो पी होता है, प्रपोर्शन ऑफ द वीविंग ट्रैफिक होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सीधा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका आ सकता है। इसका भी रेंज है 0.4 टू 1.0, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पे ये है क्या चीज़, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो ए बी सी कैसे अपन निकाल सकते हैं, किसको बोलते हैं, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए फॉर क्या होता है, ए मतलब क्या है यहाँ पे, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन। लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन। इसका मतलब हम समझते हैं क्या होता है। जैसे कि एक रोड है, ऐसा बना देते हैं रोड। ठीक है, इस रोड में कुछ गाड़ियां होगी, जैसे कि यहाँ से जो आने वाली गाड़ी है वो लेफ्ट मुड़ रही है। ठीक है, इसी को ही हमको काउंट करना है कि कितनी गाड़ी लेफ्ट लेन पे है और वो आगे जाके लेफ्ट टर्न ले रही है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ए, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन। वैसे ये वाला बन गया, यहाँ से आते हुए वो इधर मुड़ गया। वैसे ये जो यहाँ से गाड़ी आएगी वो सीधा यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मुड़ जा रहा है। वैसे ही जो इस साइड से गाड़ी आ रही है वो लेफ्ट मुड़ेगी तुरंत, और जो यहाँ से गाड़ी आ रही है वो लेफ्ट मुड़ेगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी की हमको काउंटिंग करना है कि यहाँ पे कितने व्हीकल हैं जो सीधा जाके लेफ्ट लेन में ही हैं और सीधा आगे जाके भी लेफ्ट लेन वो पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी की जो काउंटिंग हमको करनी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद है सेकंड वाला टॉपिक है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है डी। सेकंड पॉइंट है क्या, डी। डी मतलब होता है राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन। मतलब यहाँ पे कुछ व्हीकल होंगे, यहाँ पे समझना बात को, यहाँ पे कुछ व्हीकल होगा जो ऐसे आके राइट टर्निंग लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्हीकल होगा जो ऐसे आके किधर टर्निंग लेगा, राइट टर्निंग लेगा। ठीक है, राइट टर्निंग इस प्रकार से। वैसे ही कुछ व्हीकल यहाँ से आएंगे, वो कैसे लेंगे, राइट टर्निंग ट्रैफिक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जो भी व्हीकल राइट लेन में ही है या लेफ्ट लेन में है वो आगे जाके राइट टर्निंग ले रहा है। ठीक है, राइट टर्निंग ले रहा है, तो इसी व्हीकल को हमको क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग करना है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी, मूविंग ट्रैफिक। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जैसे कि 4-5 व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उसका हमको काउंटिंग करना है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है, बी क्या होता है, क्रॉसिंग वीविंग ट्रैफिक टूवर्ड्स राइट विल एंटरिंग द सेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई सी गाड़ी राइट मूवमेंट कर रही है, तो राइट मूवमेंट कर रही है, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये वीविंग एंगल बना सकता है। जैसे यहाँ पे वीविंग एंगल बन गया, यहाँ पे वीविंग बन गया, वीविंग एंगल बन गया। तो ऐसे कितने व्हीकल हैं जो यहाँ पे वीविंग एंगल या क्रॉसिंग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जो राइट टर्निंग गाड़ी है, राइट फॉर्म पे जा रही है, राइट साइड जा रही है, तो कितने बार ऐसा एंगल बन रहा है, कितनी गाड़ियों का ऐसा एंगल बन सकता है, उसी को हमको काउंट करना है। वैसे यहाँ पे सी है, क्रॉसिंग वीविंग ट्रैफिक टूवर्ड्स लेफ्ट विल लिविंग द रोटरी। ठीक है, जब वो लेफ्ट साइड से जो टर्निंग, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या होगा, जब आपका जो लेफ्ट साइड मूवमेंट कर रहा था गाड़ी, लेफ्ट लेन में होते हुए भी आगे जाके लेफ्ट ही वो मुड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने गाड़ियों का वहाँ पे वो एक क्रॉसिंग बनेगा, मतलब कितने बार वो क्रॉस कर रहा है, कितने बार वो वहाँ पे वीविंग एंगल या वीविंग लाइन बन रहा है, तो उसी को अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रैफिक को हमको काउंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ट्रैफिक को हमको यहाँ पे काउंट करना है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक। ठीक है, तो अपन इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू है, रेंज है 0.4 टू 1.0। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ रोटरी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ रोटरी हम एक फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बड़े बड़े एग्जाम पे आता है या आपका छोटे एग्जाम पे भी आ सकता है। कुछ भी छोटा चीज़ यहाँ पे पूछ सकता है। जब छोटे एग्जाम में पी की वैल्यू पूछ देगा, पी इक्वल टू क्या होता है, या पी को बोलते हैं हम लोग, पी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ रोटरी सेक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ रोटरी वीविंग ट्रैफिक। इस प्रकार से अपन यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ये था आपका क्या, कैपेसिटी ऑफ द रोटरी। ठीक है, सब डिज़ाइन फैक्टर हैं, सब वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद चैनलाइज आइसलैंड, ये तो हमको देना ही रहता है, चैनलाइज आइसलैंड। ठीक है, जितने भी आपको चैनलाइज आइसलैंड समझ सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात ये है कि चौक चौराहे पे हम लोग को आइसलैंड देना है, ताकि हम लोग हमारे जो व्हीकल को सही तरीके से गाइड कर सकें। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे कैम्बर है। कैम्बर क्या होता है? मिनिमम एलिवेशन प्रोवाइडेड फॉर द ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मिनिमम हमको क्या करना है, यहाँ पे एलिवेशन देना है रोड पे, ताकि आपका पानी रोड से बह जाए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बर बोलते हैं। कैम्बर आप पढ़े होंगे यहाँ पहले हाईवे इंजीनियरिंग में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैम्बर होते हैं, शेप्स होते हैं, पैराबोलिक शेप ऑफ कैम्बर, ठीक है, स्ट्रेट एंड पैराबोलिक शेप ऑफ कैम्बर, स्ट्रेट कैम्बर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कैम्बर वहाँ पे देखते थे। सुपर एलिवेशन को देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका रोटरी इंटरसेक्शन पे इसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो रोटरी इंटरसेक्शन होता है वो फ्लैट रोड पे ही होता है, वहाँ पे हमको ज़्यादा सुपर एलिवेशन देने की आवश्यकता नहीं देनी पड़ती, सीधा अपन कैम्बर ही दे देते हैं। कैम्बर से हमारा दोनों ही वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे साइड डिस्टेंस है। साइड डिस्टेंस मतलब समझते हैं आप लोग साइड डिस्टेंस क्या होता है? जितनी दूरी तक आपको दिख रहा है वही आपका साइड डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपका जो विजिबिलिटी है इंटरसेक्शन पे, रोटरी इंटरसेक्शन पे, वो क्लियर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे आपका एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, हमको वहाँ पे इतनी विजिबिलिटी बनानी है, इतनी अच्छी साइड डिस्टेंस देनी है, ताकि आपको आगे आने से आगे वाली गाड़ी आपको दिख जाए, या आपको रुकने का समय मिल सके, साइड डिस्टेंस आपके पास होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है। वैल्यू जैसे कि साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 45 मीटर किसके लिए? 40 किलोमीटर पर आवर के लिए, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पे। 45 किलोमीटर आपको साइड डिस्टेंस देना है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही गाड़ी तो और 30 मीटर आपको साइड डिस्टेंस देना है अगर आपका स्पीड होगा गाड़ी का 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा तो। ठीक है, तो बस ये छोटा सा चीज़ है साइड डिस्टेंस। इसके बाद लाइटिंग, आपको कहीं लाइट या दो या मत दो, रोड पे दो या मत दो, लेकिन चौक चौराहे पे लाइट देना जरूरी, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी मुड़ रही है, गाड़ी वहाँ पे साइड डिस्टेंस कैसा होगा? जब तक वहाँ पे लाइटिंग नहीं होगा अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे साइड डिस्टेंस भी ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को मिनिमम लाइट देना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से आपको जो ड्राइवर है उसको सही तरीके से दिखे। कोई सी गाड़ी आ सकती है, कोई सा पेडेस्ट्रियल, वहाँ का पैदल यात्री वहाँ पे चल रहा होगा, कुछ साइकिल वाइकल या गाय भैंस होगा, एनिमल्स हो सकते हैं, उसलिए वहाँ पे हम लोग चौक चौराहे पे हमको क्या देना पड़ता है? अच्छे तरीके से मिनिमम लाइट हमको देना रहता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन मतलब रोटरी इंटरसेक्शन के पहले ना एक साइन देते हैं, जिसे अपन रोटरी इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक साइन आपको दिखाता हूँ। जैसे कि रोटरी इंटरसेक्शन आने वाला होता है तो अपन इस टाइप का साइन देते हैं। ठीक है, आपका ऐसे इसी साइन को अपन क्या बोलते हैं? रोटरी इंटरसेक्शन। तो वहाँ पे अपन इस टाइप का साइन दे सकते हैं, या एक तो सेक्शन ये होगा रोटरी इंटरसेक्शन के पहले कि रोटरी इंटरसेक्शन आने वाला है, तो इस प्रकार का अपन साइन दे सकते हैं। और वहाँ पर अपन देख सकते हैं कि मिनिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रखना है, कि मिनिमम स्पीड आपको 40 किलोमीटर पर आवर रखना है। तो ये चीज़ हम लोग वहाँ पे ट्रैफिक साइन अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रोटरी इंटरसेक्शन का क्या है? ये साइन है। इसके बाद प्रोविजन फॉर साइक्लिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है ट्रैफिक साइन में, मतलब ये सब चीज़ आपका क्या है? डिज़ाइन फैक्टर्स ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसके बाद इसका एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस आप अब आपको समझ ही आ रहा होगा एडवांटेजेस क्या है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं होती, जितने भी गाड़ियों का मूवमेंट है बहुत ही चैनलाइज होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड होते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी पुलिस की आवश्यकता नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता नहीं होती, सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती, सब ऑटोमेटिक सही तरीके से मूवमेंट होते रहता है। तो ये सब क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसको आप पढ़ के देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेजेस। इसके बाद कुछ कुछ इसके लिमिटेशन भी होते हैं। लिमिटेशन जैसे कि पेडेस्ट्रियल लोगों के लिए, ठीक है, जो पैदल यात्री हैं उनके लिए लिमिटेशन होता है। जो कि रोटरी इंटरसेक्शन होता है ये व्हीकल के लिए ही है, लेकिन किसी आदमी को वहाँ पे रोड पार करना हो तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आएगी। हम लोग को पैदल यात्रियों के लिए कुछ वहाँ पे इंतजाम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ लिमिटेशन है पेडेस्ट्रियल्स के लिए, साइकिलिस्ट के लिए। तो भी उनके लिए वहाँ पे अपन फुट ओवर बना सकते हैं, या कुछ वहाँ पे अपन देखो, अगर वहाँ पैदल यात्री ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे सिग्नल देना पड़ जाएगा हम लोग को। ठीक है, और हमको सिग्नल नहीं देना है। रोटरी इंटरसेक्शन का यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं देना, गाड़ी को रोकना नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ पे लिमिटेशन आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ के देखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका रोटरी इंटरसेक्शन के बारे में। रोटरी इंटरसेक्शन बहुत बड़ा एक टॉपिक था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन पढ़ेंगे कि सेपरेट इंटरसेक्शन क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा, जितना भी हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आपका इंटरसेक्शन एट ग्रेड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा? आपका ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन, या उसे अपन सेपरेट इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मे भी आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।